नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज अनिकेत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द विकी बाबा पे। दोस्तों, आज के इस खास इंटरव्यू सेशन के हमारे खास मेहमान होंगे दीपक वर्मा। जी हां, आप इन्हें भली भांति जानते हैं। ये वही डुबा डुबा हैं जिन्होंने बालवीर टीवी सीरियल में काम किया। ये वही आईपॉड है जिन्होंने सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ बॉडीगार्ड मूवी में काम किया। दीपक जी कोई पहचान के मोहताज तो नहीं, लेकिन औपचारिकता के लिए आपको बता दूं कि दीपक वर्मा जी ने बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, जैसे बैंग बैंग, बॉडीगार्ड, ढिसूम आदि। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल में भी काम किया है, जैसे हातिम, बालवीर, चंद्रकांता, सीआईडी, अदालत, सोनपरी और भी बहुत सारे। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए स्वागत करते हैं बॉलीवुड के जाने माने कलाकार दीपक वर्मा जी का। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच विक्की बाबा जी, आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे और मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया अपने यूट्यूब अपने व्यूअर्स को, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप छोटे से ही शब्दों में अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स और अपने फैंस को दें, छोटे से शब्दों में सर। ओके, मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है। मैं यूपी प्रयागराज का रहने वाला हूँ जी। और पिछले करीब 17-18 सालों से मुंबई में हूँ। स्ट्रगल करते करते आप सभी और लोगों की दुआओं से जी आज फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक छोटा सा मुकाम बना पाया हूँ। जी जी बिल्कुल। और ऐसे ही आप लोगों की दुआएं रही तो काफ़ी कुछ और भी कुछ प्राप्त करना है। जी दीपक जी, आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको आर्टिस्ट ही बनना है और आपको मुंबई जाना है? आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है? एक्चुअल में डिसाइड तो ये मैं जब थिएटर में आया जी 1996-1997 जी तो करीब 2000 में मैंने डिसाइड किया कि मुंबई जाना है मुझे जी। क्योंकि मुझे मैं 1996-1997 से थिएटर करने लगा था जी। और थिएटर करीब धीरे धीरे करते करते मैंने 1992 तक यूपी इलाहाबाद में थिएटर किया। उसी समय प्लानिंग किया और जस्ट 2002 में जी मैं और मेरे 2 फ्रेंड थे, हम लोगों ने प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद जो है मुंबई आए। उसके बाद ये स्ट्रगल की कहानी शुरू हो गई और यहाँ तक आप पहुँच गए कि आज बॉलीवुड में अच्छे अच्छे फिल्मों में आपने काम किया है और अच्छा अच्छा रोल निभाया है। जी जी जी। ये कहानी शुरू हुई तो हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमें ये जानना था कि कैसे आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको मुंबई जाना है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है। दीपक जी, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आपकी जो हाइट है वो लोगों से अनकॉमन है, यानी कि अनकॉमन हाइट है आपकी। लोगों से आपकी छोटी हाइट है। तो ऐसे में आपको सोसाइटी से क्या क्या फेस करना पड़ा? आपको सोसाइटी में क्या क्या सुनना पड़ा अपनी हाइट को लेकर के? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई? एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स तो मुझे बचपन से ही रही जी। है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो करीब 3.5 साल तक तो जैसे नॉर्मल बच्चों की हाइट बढ़ती है जी वैसे ही बढ़ी। उसके बाद 3.5 साल के बाद रियलाइज हुआ मेरी फैमिली को, मेरे माता पिता को, कि शायद मेरे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। अच्छा। तो उसके बाद उन लोगों में टेंशन पैदा होना शुरू हो गए जी और उसके बाद फिर काफ़ी मतलब करीब 4 साल 5 साल फिर धीरे धीरे जो डॉक्टरों से मिलना, डॉक्टर से बात करना। फिर एक बीके स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बीके अग्रवाल जी थे, उनके हॉस्पिटल में तो करीब मेरा 5 साल कंटिन्यू इलाज चला है। जी बिल्कुल। मतलब उन्हें जितना मेरे ऊपर ट्रीटमेंट प्रयोग करना था उन्होंने सब किया और एट लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ये हाइट अब मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ, मेरे बस में नहीं, इसके लिए आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, आउट ऑफ इंडिया। अच्छा। तो जो मेरे हम लोग मिडिल फैमिली से मिडिल फैमिली के हैं, तो हमारे मम्मी पापा के लिए ये पॉसिबल भी नहीं था। हाँ, फॉरेन ले जाना। लेकिन भी हाँ, फॉरेन ले जाना पॉसिबल नहीं था और दूसरा वो बहुत कॉस्टली भी था। बिल्कुल। अब जो चीज़ें होती हैं कि इन सारी बातों को होते होते बीके अग्रवाल जी ने बोला था कि हार्मोन्स की एक प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि
मान लीजिए आपने बच्चे को हार्मोन्स, ग्रोथ के हार्मोन्स तो डाल दिए, लेकिन हो सकता है बच्चे का पूरा ग्रोथ ना हो, पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से हर चीज ग्रोथ ना करे। अच्छा। हो सकता है कोई एक ही अंग ग्रोथ कर जाए। अच्छा, जैसे एक हाथ ग्रो कर सकता है ऐसे? हाँ, कभी हैंड, एक हैंड ग्रोथ कर गया, कभी हेड जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अच्छा। या क्या नाम है, शरीर में कुछ और इफेक्ट हो गया जी। तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपने फैमिली से, फिर माता पिता सबसे डिस्कस करने के बाद उन लोगों ने एट लास्ट में ये निष्कर्ष निकाला कि जो है जैसा है, मेरा बच्चा जैसा है वैसा ही फिलहाल अभी ठीक जी। अगर क्या नाम है, खुदा ना खास्ता कुछ और बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो वो कौन झेलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात सोसाइटी की, तो जो है शॉर्ट हाइट जैसे मैं हूँ, ऐसे मेरे जैसे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग होंगे और सभी लोग इसका शिकार होते हैं शॉर्ट हाइट के। जैसे मैं अपने मोहल्ले में जहाँ रहता था वहाँ मैं अकेला था, तो लोगों का मुझसे अलग तरीके से व्यवहार करना, लोगों का एक अलग नज़रिए से मुझे देखना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बच्चों का अलग तरीके से मुझे चिढ़ाना, उल्टे सीधे सवाल करना, बातचीत करना। जी बिल्कुल। तो ये सब जो है क्या नाम है, मैंने बहुत झेला है लाइफ में और अभी भी झेलता हूँ। कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ अतरंगी लोग मिल जाते हैं तो जो बदतमीजी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन क्या है कि मैं जब से थिएटर में आया, थिएटर की दुनिया में 16-17 साल की एज से, तब से मेरी लाइफ में एक बहुत ही चेंजेस आए, एक बहुत ही परिवर्तन आया। उसके पहले तो मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता था, मैं पढ़ाई में भी बहुत पीछे था और क्या नाम है, क्योंकि अगल बगल का माहौल जो क्या नाम है, जो मेरे साथ उस समय का व्यवहार होता था, मेरे साथ मेरे टीचर्स के भी मेरे कुछ अच्छे खास मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे। उनका भी व्यवहार कुछ अलग ही तरीके का था। तो उन सब चीज़ों से ना मेरे अंदर घृणा पैदा होती थी, मानसिक मेरे डिस्टर्ब होता था। तो मैं अपने साथ समाज में, फैमिली में, यहाँ वहाँ अगर कहीं आया जाया करता था तो मैं बिल्कुल शांत, मतलब चिड़चिड़ा किस्म का था, किसी से भी भूल कर बातचीत नहीं करता था। अच्छा। अगर बाय द वे किसी के घर पे गया हूँ तो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे अगर हो भी गए तो भी मैं, अगर मुझे प्यास लगी, भूख लगी तो भी मैं किसी से पानी मांग कर नहीं पीता था। अच्छा। अगर मेरी मम्मी मेरे साथ में, मेरे पापा अगर साथ में हैं, अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं किसी से मांगता नहीं था। अच्छा। वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। लेकिन जब से मैंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा तो मेरी लाइफ, सच बताऊं कि मेरी लाइफ में त्रिमूर्ति करके 3 महान गुरु आए मेरी लाइफ में। जी बिल्कुल, हम उस पर बात करेंगे सर, हम लोग उस पर और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मुझे यही जानना था कि सर आपकी सोसाइटी में उस समय जब आप थिएटर में नहीं आए और आपकी शॉर्ट हाइट को लेकर के लोग क्या क्या मतलब अपने विचार रखते थे और कैसे कैसे नज़रियों से आपको देखते थे और कैसे आपको सुनाते थे अपनी बातों को, तो मुझे यही जानना था सर। मैं आपसे मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो एक्टिंग करियर है वो कैसे शुरू हुई, उसकी पूरी जर्नी मुझे बताइए, एक एक करके सर पूरी कहानी मुझे बताइए कि कैसे आप एक शॉर्ट हाइट होते हुए भी आप आज इंडस्ट्री में इतने सारे काम कर चुके हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आप काम कर चुके हैं, आप बॉडीगार्ड में भी काम कर चुके हैं जो कि सलमान खान की एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही है। तो ऐसे में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना एक ऐसे सोसाइटी से निकल के, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो गया, मैं ये जर्नी जानना चाहता हूँ सर। मैंने आपको बताया कि एक्चुअली मेरे पिताजी, हम लोगों की एक जनरल स्टोर है, जहाँ पे मैं बचपन में खेला कूदा करता था। जी। तो हमारे घर के बगल से, जैसे भी बताया कि मेरी लाइफ में त्रिदेव जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया, वो जस्ट मेरे घर के अगल बगल से आया जाया करते थे। मुझे देखा था उन्होंने कई बार। आपकी दुकान पे आप खेला करते थे तब? मैं बचपन में गुल्ली डंडे, पतंग उड़ाना, ये सारी
जो बच्चे लोग जो हरकतें करते वो सारी हरकतें मैं जी, करता था, बिल्कुल। सारे खेल खेलता था। तो वो मुझे देखते थे, तो देखते देखते उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि क्यों आपका बच्चा तो अपने बच्चे को जो है आप हम लोगों की क्लास पे लेकर आओ, हम लोग थिएटर से ताल्लुकात रखते हैं, हम लोग प्ले करते हैं। जी तो उस समय तो मेरे पिताजी बोले कि मतलब उन्हें भी उतना नॉलेज नहीं था। जी और लेकिन एक दो बार जब हमारे उनका नाम है योगेश विक्रांत जी, जी। गरिमा जी और शांति भूषण जी, ओके जो मेरे लाइफ को चेंज करने वाले मेरे गुरु हैं। जी मैंने कहते हैं ना कि माता पिता के बाद अगर कोई गुरु आपका है तो मैं तो कहूँगा कि मेरे शांति जी हैं, योगेश जी हैं और गर्मा जी। जी बिल्कुल। तो मैं मेरे पिताजी जब क्लास में लेकर गए शांति जी के क्लास में, जी तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बिल्कुल अलग तरीके से लगा। एक जब मैं मेरा फर्स्ट डे था, मुझे याद है जब मैं हॉल में मेरे पिताजी लेकर के गए, जी तो सब लोग वहाँ पे करीब 25-30 लोगों का ग्रुप था। जी और सभी लोगों ने मुझे देखा, मैं सबको देख रहा हूँ। मेरी लाइफ का फर्स्ट डे था, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि ये मैं कहाँ आ जी। गया हूँ। फिर उसके बाद जब सभी लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग किया, सभी लोगों ने मेरा स्वागत किया, जी तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट अवार्ड था एक क्या तरह नाम से। है, हाँ मेरे लिए फर्स्ट सरप्राइज था कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर आप तो सोसाइटी से बहुत कम मिलते थे उस समय, क्योंकि आप लोगों से बात करना कम चाहते थे और लोग ऐसे नज़रों से आपको देखते थे कि आप लोगों से बचना चाहते थे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। हाँ, मतलब कि ये एक दूसरे का पूरक हो गया, आप समझिए कि कोई उत्तर तो कोई दूसरा दक्षिण। जी तो वहाँ का जो तब मुझे पता चला, वहाँ थिएटर की दुनिया में आने के बाद, उन सभी लोगों से मिलने के बाद, ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। लाइफ में कितने कलर है, लाइफ कितनी कलरफुल है। जी लाइफ सिर्फ आपके घर के अंदर ही सीमित नहीं है, आपके मोहल्ले के अंदर सीमित नहीं है। लाइफ एक बहुत बड़ी जर्नी है। जी पूरा वर्ल्ड जो है अगर आप उसको भ्रमण करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कलर के, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग भाषाएं, अलग जी अलग चीजें, बहुत कुछ देखने को है सर, और बहुत कुछ सुनने को। बहुत कुछ देखने, जानने, समझने को जी है, जो शायद एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कर ही नहीं जी पाता। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे मानसिक ग्रोथ जो है शुरू हुआ, मेरा माइंड जो है बिल्डअप करना शुरू किया। बिल्कुल। और मैं तब जो है लोगों से मेरा बिहेव करने का, मेरा तरीका चेंज हुआ। मैं तब वहाँ से मुझे पता चला कि लोगों से बात कैसे की जाती है, लोगों के साथ उठा कैसे जाता है, जी बैठा कैसे जाता है, लोगों के साथ रहा कैसे जाता है, खाया पिया कैसे जाता है, मौज मस्ती, ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। वो सारी चीज़ें मुझे थिएटर की दुनिया से धीरे धीरे मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई। जी। तो ऐसे आप इस थिएटर में जब आप ज्वाइन किए, तो उस थिएटर की दुनिया की क्या कहानी है, कैसे कैसे आपने प्ले किया, कैसे कैसे आपने प्रैक्टिस करी, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताइए। मुंबई से जाने से पहले तक की कहानी मुझे जाननी है सर, इस करियर में। हाँ, तो एक्चुअल में ये मैं बता रहा हूँ आपको 1997 की, तब जब मैं पहली बार थिएटर गया, उसके बाद सर मैं आपको यहाँ पे एक बीच में टोकना चाहूँगा। मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ था, वो बता दे जगह, ताकि लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सर कहाँ से बिलोंग करते थे और किस छोटे से गाँव से निकल के और यहाँ मुंबई तक का उन्होंने सफ़र तय किया और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। सर आप बताएं। मेरा जन्म जो है इलाहाबाद, आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम अभी प्रयाग रखा गया है। प्रयाग बहुत पहले था, लेकिन इलाहाबाद नाम लोग बोलते बोलते उसे हाईलाइट हो गया था। तो प्रयाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और अल्लाहपुर मेरे मोहल्ले का नाम जी। मैं जिस स्कूल में बिगिनिंग में पढ़ा करता था उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद विद्यालय। 6वीं क्लास वहाँ पढ़ने के बाद 7वीं 8वीं से मैं चला गया केपी कॉलेज। ओके।
केपी इंटरमीडिएट कॉलेज, फुल फॉर्म में काली प्रसाद इंटरमीडिएट जी कॉलेज। तो 8वीं तक तो मैंने काली प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में किया। उसके बाद जब 10वीं मैं करने गया तो मैं 10वीं में फर्स्ट टाइम एक्चुअली फेल हो गया। ओके। तो उसके बाद फिर उसी बीच में मुंबई भी आ गया था। अच्छा। तब तक ये 2002 हो गया, आ गया था। ओके ओके। और यहाँ आने के बाद मैंने प्राइवेट जो है 10वीं किया और प्राइवेट मैंने 12th किया। 12 किया। ओके। अब रही थिएटर में मैं कैसे एंट्री किया, जी। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ में 3 महान शख्स आए। जी। तो वहाँ से मैं, मेरा फर्स्ट प्ले क्या नाम है, बामन दास करके मेरे कैरेक्टर का नाम था। अच्छा। मैला आंचल। जी, बहुत ही फेमस ये प्ले है सर। बहुत ही फेमस राइटर और बहुत ही राइटर जो है उनकी ये कहानी है मैला आंचल, बहुत हिट शो। जी बिल्कुल। तो उस शो से मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई। जी। उस शो में फिलहाल मुझे सिर्फ जो है एक गाना था कि धरती के साड़ी आकाश के लहंगा, जी। पानी के चोली सिलवादा बलम जी, तोहरा से राजी ना हो बलम जी, जी, जी। तोहरा से राजी ना हो बिल्कुल बलम जी। बिल्कुल सर। तो उस प्ले में योगेश जी हीरो थे और गरिमा जी उनकी लीड हीरोइन जी। थी। और इस प्ले को डायरेक्ट कर रहे थे शांति जी, उनके बड़े भाई। जी। तो मेरा काम था सिर्फ, आपने देखा होगा गांव में कलरफुल साड़ियाँ जो है लहराई जाती जी हैं। बिल्कुल। हाँ, तो साड़ी जो है लहराई जा रही, तो साड़ियों के बीच से मैं डांस करते हुए इधर से आता हूँ, उधर से जाता हूँ, और ये- कभी इधर टर्न करता हूँ, कभी उधर टर्न करता जी। हूँ। मतलब स्टेज पे वो ये था, मैं वहाँ से मेरी शुरुआत थी। जी बिल्कुल। उसके बाद से मुझे मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया एक्टिंग के प्रति। फिर गरिमा, हाँ, फिर गरिमा जी और योगेश जी के जितने भी शो आए, जब तक वो लोग मुंबई में थे, इलाहाबाद में सर। मैंने उनके सारे शो किए। सर 6-7 जब साल तक वो तक। इलाहाबाद में थे सर। जब तक वो इलाहाबाद में जी, थे। और उनके ही नहीं, जी। इस दौरान मेरा इंटरेस्ट इतना हो गया और लोगों से इतनी मेरी मतलब जान पहचान इलाहाबाद में हो जी। गई। सांस्कृतिक केंद्र जो है हमारा जी। है NCZCC, जी। तो करीब 7-8 ग्रुप जो थे इलाहाबाद में उस समय के जी। फेमस ग्रुप, जी। चाहे वो परिमल दत्ता जी के हो, चाहे नंदू ठाकुर जी के हो, चाहे क्या नाम है हमारे शांति जी के हो, जितने भी उस समय अभिमन्यु जी के थे, जितने भी लोगों के थे, उन सभी के ग्रुप में मैं कहीं ना कहीं हर किसी के प्ले में काम करता। जी। छोटा ही काम करता, लेकिन मैं करता जरूर। और इस तरह जो है मुझे सभी ग्रुप से प्यार मिलने लगा, सभी ग्रुप से एक अलग अट्रैक्शन हो गया। तो कभी कभी तो मैं, मेरे लाइफ में साथ ऐसा होता कि मैं एक दिन में 3-3 प्ले की रिहर्सल करता था। जी। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसी समय क्या नाम है हमारे NCZCC में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोर्स चलता है, जो 3 साल का कोर्स जी। है। लेकिन ये कोर्स जो है हर साल जी। पूरे मतलब हिंदुस्तान जी। में, जैसे लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, बड़े-बड़े शहरों में सर। दिल्ली, हर बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे NCZCC है, जी। तो NCZCC से कुछ लोग आते हैं, कुछ खास लोग, जो वहाँ के लोगों को थिएटर के बारे में, थिएटर एक्चुअल में होता क्या है, जी। थिएटर किया कैसे जाता है, थिएटर को बनाया कैसे जाता है, संगीत क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, लाइट क्या होता है, जी। मतलब XYZ जी। सारी चीज़ें वो 1 मंथ का एक कोर्स होता है, उसमें सिखाया जाता है। जी। तो उसी समय इत्तेफाक से ऑडिशन चल रहा था हमारे NCZCC। जी। तो NCZCC में तो फॉर्म निकला। हमारे जो गुरु, जो दूसरे थिएटर, अनिल रंजन भौमिक जी, जी। जो अभी भी इलाहाबाद में है और उनके थिएटर चलता है, बिल्कुल। और उनसे भी मैंने मतलब, वो भी मेरे बहुत ही खास है। जी। और उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम भी फॉर्म भर दो। जी। तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, तो फॉर्म देखा तो सर फॉर्म में लिखा हुआ था 12 पास आउट चाहिए। तो मैंने अनिल जी से बोला, सर मैं तो 6 में स्टैंडर्ड में हूँ,
मैं इसमें तो 12 पास आउट है। तो उन्होंने बोला अरे बेटा तू भर दे और जो होगा देखा जाएगा। तो उनके कहने पे मैंने फॉर्म भर दिया। अच्छा। फॉर्म भरने के बाद करीब 2 दिन के बाद जो है ऑडिशन था। तो 2 दिन के बाद जब ऑडिशन था तब आप विश्वास नहीं मानेंगे, करीब 3,000 लोग आर्टिस्ट लोगों की लाइन लगी हुई थी ऑडिशन देने की। अच्छा। और उसमें मेरे सारे ग्रुप के लोग थे जी। जितने भी 5-6 ग्रुप उस समय थे जी। और भी न जाने कहाँ से, मतलब पूरे इलाहाबाद के लड़के सभी को पता चला था, सभी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तो मैं भी सुबह करीब 4-4:30 बजे सब लोग लाइन में लगे हुए थे। करते मेरा नंबर सुबह 11 बजे आया। अच्छा। हाँ 11 बजे आया। 11 बजे मैं अंदर गया तो वहाँ पर पार्थ सर बैठे हुए थे, वीवी कारंत जी बैठे हुए थे, जो जिनका नाम ही थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा है। हाँ, जो टच आउट अभी नहीं है इस दुनिया में। अभी कुछ सालों पहले मुंबई में उनका देहांत हो गया। और मैडम थी, और हमारी मैडम थी कल्पना मैडम थी हमारी। ओके। तो मैडम लोग और वो लोगों ने देखा, मेरा फॉर्म देखा, मुझे देखा, तो मैं तो जितने लोग थे सबसे अलग था ही वहाँ पे। सब लोगों ने देखा मेरे फॉर्म में मैंने लिखा है मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ। तो बोले अरे बेटा तुम्हारा तो होगा नहीं 6th स्टैंडर्ड में हो, और आपने क्या सोच के फॉर्म भरा? तो पार्थ जी पूछे तो मैंने कहा सर बस मेरी मर्जी हुई और मेरे सर ने कहा भरने के लिए मैंने भर दिया। तो वहाँ हमारी मैडम जो थी कल्पना मैडम, वो तो NCZCC की मैनेजमेंट थी, वो पूरा मैनेजमेंट वही संभालती, तो वो मुझे तो जानती ही थी अच्छी तरीके से। इतने सारे सोच मैंने 2-3 साल में 4 साल में कर लिए थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है, और क्या नाम है इसके हर महीने में 1-2 शोज तो इसके रहते ही रहते हैं ऐसे करके। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने फिर मुझसे ऑडिशन लिया। उन्होंने क्या नाम है कुछ स्क्रिप्ट दी मुझे पढ़ने के लिए, उसमें से पर्टिकुलर कुछ लाइन दिया मुझे पढ़ने के लिए। उस लाइन का महत्व क्या है, उस लाइन को में इम्पोर्टेंट कौन सा शब्द है, उन सारी चीज़ों का मतलब मुझसे पूछा। फिर जो है सिचुएशन कुछ दिया उन्होंने, उस सिचुएशन पे एक्ट करने के लिए मुझे कहा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक सॉन्ग दिया जो शम्मी कपूर जी का बहुत हिट सॉन्ग है, चाहे कोई मुझे जंगली कहता है तो कहने दो। वो सॉन्ग तो फुल मतलब मस्ती वाला सॉन्ग है। बिल्कुल। और मैंने देखा तो था ये, तो शम्मी कपूर जी का जब वो सॉन्ग आया तो मेरा वेट तो एक्चुअली अभी बढ़ गया है, लेकिन पहले तो मैं बहुत करीब 10 kg कम था। हाँ मतलब आप समझिए 21-22 kg का ही था। तो मैंने उस पर फुल मूड से मैंने डांस किया जो मुझसे हो सकता था। वहाँ टेबल वेबल रखे हुए थे, म्यूजिक में सब पे चढ़ गया, उतर गया, कूद गया, और खूब मतलब अच्छे तरीके से मैंने डांस किया। फुल मस्ती में डांस करने के बाद मैं शांत हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या नाम है अंकुर जी बोले कि अरे अपना पार्थ सर ठीक है बेटा आप तुम जा सकते हो, आपका होना तो मुश्किल है क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन इतना नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा तो देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया, लेकिन मैं ज़्यादा निराश इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि भाई 12 पास आउट मांगा है। तो मैं बाहर निकला तो मेरे जो ग्रुप के सभी लोग थे सब मुझसे पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने बताया यार मेरा तो होगा नहीं भाई, मैं तो 6th स्टैंडर्ड में हूँ और इसमें तो 12 पास आउट मांगा है। हालांकि बाकी जो सर ने मुझसे पूछा थिएटर के बारे में वो सारी चीज़ें जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने बताई। जी बिल्कुल। ये बोल करके फिर मैं अपने सभी फ्रेंड से मिल करके मैं निकल आया, अपने घर पे आ गया। अचानक 2 दिन के बाद
सुबह करीब 6:30 पौने 7 बजे जी मेरे घर के बगल में मेरी एक नेबर मेरी बुआ रहती हैं, जिन्हें हम लोग बुआ बोलते हैं। बिल्कुल। तो उनके घर का लैंडलाइन नंबर था, हम्म। वो मैं उसमें देकर आया था। तो उस नंबर पर फ़ोन आता है ओके कि हेलो, मुझे दीपक से बात करनी है। ओके। उस समय आपके घर में फ़ोन नहीं थी सर? नहीं नहीं, मेरे घर में उस समय फ़ोन वगैरह नहीं था, मेरे घर में टीवी भी नहीं थी उस ओके समय। ओके। और क्या नाम है तो फ़ोन आती है सर उनके? हाँ, और मेरे मोहल्ले में मेरी जो बुआ थी उनके साथ में ही, उन्हीं के पास में था। जी तो वो बोली कि दीपक से, तो बोले हाँ, जो छोटा सा लड़का है दीपक वर्मा नाम का, जी उससे बात करनी है। तो फिर उन्होंने फिर मुझे मेरी मम्मी को बुलाई। जी तो मेरी मम्मी गई, तो मेरी मम्मी बोली कि फ़ोन लिया, बोले किसका फ़ोन, हमें किसका फ़ोन आएगा, जी हमें तो किसका फ़ोन आता ही नहीं है। जी तो बोले नहीं, कोई बात करना चाहता है। तो मेरी मम्मी बात की। जी तो उन्होंने बोला अरे आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं दीपक की मम्मी बोल रही जी हूँ। तो बोले अरे मैं NCZCC से बोल रहा हूँ, चाचा बोल रहा हूँ, आप दीपक वर्मा को जितनी जल्दी हो सके 7:30 बजे तक आप यहाँ पे भेजिए। जी तो मेरी मम्मी भी समझ नहीं पाई, बोली अच्छा 5 मिनट जरा रुकिए, मैं उसे बुलाती हूँ। जी तो फिर मैं तो सोया हुआ था, मुझे क्या पता। मेरी मम्मी आई, मुझे जल्दी जल्दी उठाई, बोले अरे तुम्हारा फ़ोन आया है। तो मैं डर गया, मतलब मेरा फ़ोन कौन सा जी है। फिर भी मैं नींद में हूँ, मेरी मम्मी पकड़ के लेके गई। तो बुआ क्या, फिर फ़ोन पे जब बातचीत हुआ, तो जब मैंने उनका चाचा का आवाज़ सुना मैं, जी तो वो मेरे क्या नाम है, NCZCC के वॉचमैन जी थे। ओके उनसे तो मैं मिलता ही था, जानता ही था। बिल्कुल। तो बोले अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ 7:30 बजे तक पहुँचना है और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा तो मैं तो एकदम शॉक हो गया, सिलेक्शन हुआ जी है, लाइफ में पहली बार मैंने सिलेक्शन शब्द सुना है। जी हाँ, तो बोले अरे ये सब छोड़ो, तुम जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाओ फटाफट, 7:30 बजे तक तुम्हारा यहाँ पहुँचना है। जी 7 तो 7:15 तो वही बज गए। मैं बोला अच्छा ठीक है चाचा जी। अब मैं फ़ोन रखा, आया फटाफट, मतलब आधा अधूरा ब्रश मंजन जो भी करना था किया। जी और उसके बाद अपने पापा जी को बोला कि भाई मुझे फटाफट लेके चलिए। जी मेरी मम्मी बता ही दी थी पापा को। ओके तो पापा के साथ में साइकिल पे बैठ करके जी मैं NCZCC पहुंच रहा। जी तो वहाँ जब पहुंचा तब तक जो है क्या नाम है, करीब 9:30 पौने 10 बज गया था। अच्छा तो देखा तो सारे लोग करीब 30-35 लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं। अच्छा और वो हमारी जो कल्पना मैडम थी वो भी बैठी हुई हैं। जी और तो मुझे धीरे से कल्पना मैडम ने इशारा किया कि वहीं बैठ जाओ। ओके तो मैं चुपचाप जो है सीढ़ियों पे बैठ गया, जी मैं और मेरे पिताजी। करीब 15-20 मिनट बाद मुझे बुलाया गया। जी मैं ऊपर जब स्टेज पे गया तो पहले तो मुझे डांट पड़ी कि ये कोई टाइम है, तुमको टाइम पता था ना कि 7:30 बजे यहाँ पहुँचना है। जी तो मैं बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम था, और क्या नाम है, मैं इतनी दूर से यहाँ रहता हूँ तो आते आते मुझे समय लग गया। जी और मुझे अभी पता चला 7 बजे, तो मुझे पता चला 6:45 बजे। जी मेरे पापा भी बोले कि हाँ सर अभी भी ऐसा ऐसी सी बात है, उन्होंने सारी बात बताई। जी तो बोले अच्छा ठीक है बैठो चलो। फिर उसके बाद बोले आप जा सकते हैं, अब आप इसको लेने के लिए शाम को 6 बजे तक आइए। अच्छा तो मेरे पिताजी चले गए। जी तो फिर जो है वहाँ से हर एक चीज़ की 1-1 घंटे की क्लास शुरू हुई। ओके चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो डेकोरेशन की हो, जी चाहे वो लाइट की हो, चाहे वो रीडिंग की हो, जी चाहे वो थिएटर ब्लॉकिंग की हो, चाहे वो क्या नाम है साइक्लोरामा की हो, चाहे वो बैकग्राउंड की हो, हर एक चीज़ की 1-1 घंटे की क्लास होती थी। जी और बीच में 1 बजे लंच होता सर था। ये कितने दिनों तक चला था आपका ये क्लास? ये क्लास पूरा 1 महीने कंटिन्यू चला। ओके इस 1 महीने के दौरान जो है क्या नाम है, सुबह वही मेरी मतलब एक रूटीन हो गई कि सुबह वहाँ पे मुझे पहुँचना है और रात में
वहाँ से हम लोग छूटते थे 8-9 बजे, 9 आते आते घर बज जाता था 10:30-11। जी तो ये कंटिन्यू ये सारी चीज़ों से मेरे धीरे धीरे मेरे घर वालों के अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, चिड़चिड़। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या हुई थी कि उस समय मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दिला दिया था। अच्छा। उससे पहले जो मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल दिला दिया था जब मैं यहाँ वहाँ थोड़ा आना जाना शुरू किया था। जी और लोगों के कहने पे और थोड़ा कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि साइकिल चलाने से शायद बच्चों का ग्रोथ वगैरह बढ़ता जी है। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें मेरे पिताजी के माइंड में थी जी और उन्होंने मुझे साइकिल दिला दिया था। तो मैं अपनी साइकिल से जी। डेली अप डाउन करता था। जी मुश्किल से 10-12 दिन मैंने ये शुरू किया था। जी इसी बीच में मेरी पिताजी की माता जी एक्सपायर हो दादी गई। दादी जी हाँ, तो वो एक्सपायर हो गए। अब घर में यहाँ माता में ये सारी चीज़ें हैं और मैं जा रहा हूँ थिएटर के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये करते करते हम लोगों में 13वीं होती जी है। बिल्कुल 13 दिन के बाद। तो 13वें दिन था, वो सब घर में लोगों का खाना पीना चल रहा है। मैं सुबह निकल गया। अब रात में जब मैं आया जी तो खाना पीना लोगों का ख़त्म हुआ है। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं और मैं जैसे मतलब मुझे कुछ मेरी लाइफ मतलब मुझे कुछ मालूम ही नहीं। जी अब मुझे पता है लेकिन मैं उस चीज़ को मैं छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसका महत्व तो मुझे पता था कि ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे मैं अगर आज मिस कर दिया तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी मतलब ये अचीवमेंट नहीं कर पाऊँगा। जी। तो वो उन सारी चीज़ों से मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ भी थे बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने वो क्लास नहीं छोड़ी। करते करते एट लास्ट में 30 दिन मेरे ऐसे करके ख़त्म हुए। जी आवाज़ आ रही जी है मुझे बिल्कुल आपकी? बिल्कुल। हाँ, तो तीसरे दिन जो 30वें दिन था उस दिन एक इस 30 दिन के दौरान एक प्ले भी रेडी कर दिया गया था जिसका नाम था किंगडम यक्षम। ओके। एक राजा की कहानी थी। जी तो उस प्ले में उस दौरान मैंने करीब 4 कैरेक्टर किए थे। ओके। तो एक क्या नाम है बच्चे का कैरेक्टर किया था। एक जो वहाँ का मत्स्यालय जो थी उसका असिस्टेंट था मैं। फिर गांव का जो मुखिया था उसका असिस्टेंट था जी। मैं। ऐसे करके करीब 3-4 कैरेक्टर उसमें मैंने किए। जी तो 30वें दिन सभी ये जो है क्या नाम है आर्टिस्टों को सभी को मार्कशीट मिली। जी तो मुझे भी मार्कशीट मिली। वो मार्कशीट जब मेरे हाथ में आई NCZCC की तो वो मार्कशीट देख करके मैं मतलब इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो लोग 3 साल जो है दिल्ली में जा कर के वो कोर्स करते हैं जी। और उसके बाद उनको वो मार्कशीट मिलती है और हम लोगों को 1 मंथ के बाद मिल रही थी। ओके ओके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जी। और सर वो पहला आपका ये मेरे लिए एक जुनून था। सर ये मेरा एक जुनून जी था। आपका वो पहला अवार्ड भी था सर। हाँ, मेरी लाइफ का वो पहला अवार्ड भी जी। था। तो ऐसे करते करते ये ख़त्म हुआ। फिर मेरे पिताजी ने बोला कि भाई कुछ काम धंधा भी करो, कुछ सीखो उखो। जी तो मेरा मन तो वैसे भी काम धंधे के लिए कुछ था नहीं। लेकिन मेरे पिताजी के कहने पर चौक में हमारे इलाहाबाद में चौक जी। है, वहाँ पर एक हमारे संजय भैया करके हैं जो मीरा रोड के हैं रहने वाले। वो उनके यहाँ मुझे काम सीखने के लिए भेजते थे। ओके। मैं बेसिक कास्ट से स्वर्णकार हूँ जी लेकिन हम लोग वर्मा लिखते हैं। ओके। तो मैं उनके यहाँ सोने चांदी का काम सीखता था। अच्छा। लेकिन मेरा मन सीखने में कम लगता था और एक्टिंग में थिएटर की दुनिया में ज़्यादा लगता जी था। बिल्कुल। ये बात जो है मेरे संजय भैया को पता थी। जी वो एक्टिविटी के दौरान वो पता हो जाती थी। जी उन्होंने मुझसे पूछा कि करना क्या चाहते हो। तो मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा है, मैं क्या नाम है थिएटर करना चाहता हूँ। जी तो वो बोले अच्छा ठीक है, घर में मत बताना, तुम आज से 2-3 घंटे पहले निकल जाया करो दुकान अच्छा से। ड्यूटी करने से पहले मतलब टाइम से पहले। हाँ, टाइम से पहले मतलब जैसे 9 बजे अगर दुकान बंद होती जी है
तो आप समझिए कि मैं करीब 5-6 बजे निकल जाता था। ओके ओके। और वहाँ निकलने के बाद में 2 घंटे या 3 घंटे जो है दूसरे ग्रुप में प्ले करता था, ओके थिएटर करता था। करने के बाद में वापस 9, साढ़े 9, 10 बजे जो है जी घर पहुँचता था। जी और फिर कभी कभी फिर मैंने अलग ग्रुप, एक और ग्रुप से, जो सुबह 5 बजे 6 बजे रिहर्सल होती थी, जी तो हम लोग 6 बजे 5 बजे घर से निकलता था। 6 बजे से लेकर के 7:30, 8, साढ़े 8 बजे तक मैं थिएटर करता था। ओके फिर वापस दुकान जाता था, दुकान से फिर वहाँ से 6 बजे तक वहाँ रहता था, 6 बजे वहाँ से निकलता था। उसके बाद फिर वापस थिएटर करता था। ऐसे करीब 2-2.5 साल मैंने ये किया। ओके फिर ये सब करने के बाद ये हुआ कि अब मुझे जो है जी बहुत हो गया, मुझे मुंबई जाना है तो जाना है। ओके और इस दौरान हमारे शांति जी मुंबई आ चुके थे मुझसे काफ़ी पहले। ओके और हमारे कुछ ग्रुप के लोग भी मुंबई आ चुके थे। ओके तो हमारी कुछ जान पहचान थी हम लोगों की। जी तो हम लोगों ने सोचा कि हमें जाना है। हम 2-3 फ्रेंड मिल करके प्लानिंग की जी है। अब प्लानिंग करने के बाद जी हम लोगों ने एक डेट डिसाइड किया कि इस डेट को हम लोग निकलेंगे। ओके अब उसके बाद मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुंबई में रहने की जी प्रॉब्लम। बिल्कुल यहाँ जो आज भी ये प्रॉब्लम है हमेशा। जी आपको वॉइस आ रही जी है? बिल्कुल हाँ। तो हम लोगों ने तीनों दोस्त ने मिल करके 5-5 हज़ार रुपये करके हम लोगों ने इकट्ठा किया। जी और हमने उसमें से करीब 2,500 हज़ार रुपये अपने फ्रेंड को भेजे। ओके हमारा फ्रेंड जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले मुंबई रहता था, वो उसके पास रहने के लिए, जगह के लिए। ओके ओके तो इस बीच मुझे वहाँ पर थिएटर की दुनिया में एक मेरे मित्र मिले जो बोले मैं आपको एक प्ले प्रोड्यूस करता हूँ। अच्छा हाँ। तो मैंने कहा वेरी गुड सर, अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो अभी कुछ दिनों के बाद जो है क्या नाम है फेस्टिवल होने वाला है। जी और उस फेस्टिवल के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जी तो वो फेस्टिवल में हमारे जितने सीनियर जिनके साथ मैं सीख रहा था, जिनके ग्रुप में मैं काम कर रहा था, उन सभी लोगों का एक एक प्ले था। जी और मेरा भी एक प्ले उन सभी लोगों के साथ, उनके मतलब मैं उनके लिए बच्चा था। मेरा भी एक प्ले था। प्ले नंद किशोर आचार्य जी का एक प्ले है जी 45 मिनट का, जी पागल घर करके। ओके हाँ, जिसमें ओनली 7 कैरेक्टर है। ओके तो उस प्ले को मैंने डायरेक्ट किया था। अच्छा उस प्ले को मैंने डायरेक्ट किया था जो 19 तारीख को जिसका क्या नाम है सांस्कृतिक केंद्र में जो प्रसारित हुआ। ओके और आप विश्वास मानिए, मतलब मुझे खुद पे मतलब इतना विश्वास बिल्कुल मतलब था ही नहीं। और आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ तो बहुत हंसता हूँ। ना जाने क्यों जब सेकेंड डे रिजल्ट आया जी तो आप विश्वास मानिए कि वहाँ के जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह, मतलब जितने भी पेपर थे जी सभी पेपर में मेरे प्ले का नाम था। सभी पेपर में मेरा प्ले हिट प्ले था। जी और आज भी मैं उन सभी पेपर की कटिंग अपने पास में रखा जी हूँ। बिल्कुल मेरे जितने आर्टिस्ट थे वो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जी मेरे साथ काम करने के लिए। मेरा जो ग्रुप में जो भी सब हेल्प चाहे वो थे अपना संगीत से थे, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन से थे, चाहे वो एक्टर थे, मेरे जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके उस प्ले को प्रोड्यूस किया था, ख़ास तौर से मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा। लेकिन अफसोस मुझे बड़ा दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ सालों पहले जो क्या नाम है उनका इंतकाल हो गया। वो भी क्या नाम है चौक के रहने वाले थे। ओके हाँ। तो 19 तारीख को मेरा प्ले का प्रसारण था, 20 तारीख को रिजल्ट आया। जी और क्या नाम है 18 तारीख को प्ले था, 19 तारीख को रिजल्ट आया। और 20 तारीख को मेरी ट्रेन थी मुंबई आने। अच्छा हाँ ओके 20 को मैं ट्रेन में हम 3 फ्रेंड बैठे हैं। ओके और 21 तारीख को पहले हम लोग कल्याण स्टेशन
प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मैं उतरा हूँ। ओके सुबह करीब 10:30 11 बजे। ओके वो जो मेरा फ्रेंड था वो हम लोगों को लेने के लिए आया था, जिसके पास हम लोगों ने पैसे दिए थे रहने के जी लिए। बिल्कुल। वो फ्रेंड आया, हम लोगों को लेकर के अपने घर पे गया, चाय नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद उसी के साथ हम लोग तुरंत जो है उसी दिन जुहू आए, ओके क्योंकि उसका ऑलरेडी एक प्ले चल रहा था, हरे रामकृष्ण टेम्पल जुहू में, एक बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर जी। है। उस ऑडिटोरियम में रसबंधु दास जी, जी गुरुजी रसबंधु दास जी तो वो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे कृष्ण भक्ति, जी जिसका 7 दिन के बाद ही उस प्ले का प्ले की मुहूर्त था। जी तो फर्स्ट डे ही हम लोग अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आए। आने के बाद जो है क्या नाम है, थोड़ा जुहू यहाँ वहाँ अगल बगल घूमे, जी और उसके बाद वहीं थोड़ी दूर पर रामू जी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर जी हैं, हाँ, राम गोपाल वर्मा जी, जिनका पूरा नाम है, उनका ऑफिस था। उनका ऑफिस पहली बार मैंने लाइफ में देखा कि फिल्मी दुनिया का ऑफिस कैसा होता जी। है। उसके बाद जस्ट वहीं बगल में 90 स्टूडियो है। जी। 90 स्टूडियो में उसी दिन हमने 6 कॉपी फोटो खिंचवाई, ओके और उसमें से क्या नाम है, एक कॉपी मतलब 6 कॉपी हमने फर्स्ट हम तीनों फ्रेंड ने जी राम गोपाल वर्मा जी के ऑफिस में दिया था। जी और फिर करीब 4 साढ़े 4 5 बजे जी हम लोग थिएटर में आ गए, ऑडिटोरियम जी में, जहाँ पे हमारे फ्रेंड का रिहर्सल थी। ओके तो उसके रिहर्सल करते करते हम लोग बैठे हुए, तो उसने रिहर्सल वगैरह किया। जी। करने के बाद करीब 8 साढ़े 8 बजे छुट्टी हुई, तो हम लोग निकले वापस, जो है हम लोग कल्याण आने के लिए। ओके तो हम लोग रात में फिर वहाँ से निकले। निकलने के बाद करीब 11 साढ़े 11 12 बजे कल्याण है। कल्याण से उल्लासनगर पड़ता है दूसरा स्टेशन। ओके उल्लासनगर में वो बंदा रहता था, जी तो हम लोग उसके घर पे रुके। जी फिर रात में वहाँ रुके, फिर सुबह हम लोगों का डेली का फिर रूटीन हो गया।